गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में राघव नाम का 12 साल का लड़का अपने पिता महेश के साथ रहता था। कुछ साल पहले उसकी माँ सीमा की बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी। माँ के जाने के बाद राघव की दुनिया जैसे उजड़ गई थी। महेश दिन रात मजदूरी करता था। वो चाहता था कि राघव को माँ का प्यार मिले, इसलिए उसने गांव की एक विधवा महिला कविता से दूसरी शादी कर ली। कविता के साथ उसकी 10 साल की बेटी पायल भी आई। शुरू के कुछ दिन सब सामान्य रहे। कविता राघव से मीठी बातें करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। एक सुबह, राघव, अभी तक पानी नहीं भरा? क्या सारा दिन बस बैठे रहोगे? माँ, मैं भी स्कूल की तैयारी कर रहा था। मुझे माँ मत कहो, पहले काम करो फिर स्कूल जाना। राघव चुपचाप बाल्टी उठाकर कुएं की ओर चल पड़ा। दूर खड़ी पायल ये सब देख रही थी। माँ, भैया भी तो स्कूल जाते हैं, तुम बीच में मत बोला करो। उस दिन राघव देर से स्कूल पहुंचा। स्कूल में उसके सबसे अच्छे दोस्त अमन ने पूछा, क्या हुआ, आज फिर लेट? राघव मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, कुछ नहीं, घर का थोड़ा काम था। लेकिन उसकी आंखों की उदासी सब बता रही थी। दिन बीतते गए। राघव सुबह 4 बजे उठता, पानी भरना, लकड़ियां लाना, गाय को चारा देना, बर्तन धोना, फिर स्कूल जाना। दूसरी ओर पायल आराम से पढ़ाई करती। महेश को लगता था कि कविता दोनों बच्चों को बराबर प्यार करती है, क्योंकि जब भी महेश घर पर होता, कविता राघव से प्यार से बात करती। लेकिन उसके जाते ही सब बदल जाता। एक शाम महेश ने कहा, राघव बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? राघव कुछ बोलता उससे पहले कविता बोल पड़ी। अरे जी, इसे पढ़ाई से क्या मतलब, हर समय खेलता रहता है। राघव हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं... लेकिन महेश ने बात काट दी। बेटा, मेहनत किया करो। उस रात राघव छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे अपनी असली माँ याद आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पड़ोस की दादी सरस्वती वहां आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, रोते नहीं हैं, भगवान सब देखता है। राघव पहली बार किसी के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय घर के अंदर कविता अपनी सहेली कमला से कह रही थी, जब तक राघव बड़ा नहीं होगा, सारी जमीन उसी की होगी। मुझे अपनी बेटी का भविष्य भी देखना है। कमला बोली। फिर क्या सोच रखा है? कविता हल्की मुस्कान के साथ बोली, समय आने दो। दरवाजे के पीछे खड़ी पायल ये सब सुन चुकी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, मामला सिर्फ डांटने का नहीं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सुबह के लगभग 4 बजे थे। चारों ओर अभी अंधेरा था। गांव के लोग गहरी नींद में थे, लेकिन राघव की नींद कविता की तेज आवाज से खुल गई। राघव, कब तक सोता रहेगा? उठ, पहले कुएं से पानी भर कर ला, उसके बाद आंगन साफ करना है और गाय को चारा भी डालना है। राघव ने उनींदी आंखें खोली। रात भर पढ़ाई करने की वजह से उसका शरीर दर्द कर रहा था। फिर भी वो बिना कुछ कहे उठ गया। वो चुपचाप बाल्टी उठाकर कुएं की तरफ चल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी। उसके नंगे पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत का एक भी भाव नहीं था। के बाद वो पानी भरकर लौटा। जैसे ही उसने बाल्टी नीचे रखी, कविता फिर बोली, अब क्या खड़ा खड़ा मेरा मुंह देख रहा है? जल्दी से आंगन साफ कर, फिर लकड़ियां काट। उसी समय पायल बाहर आई। उसने देखा कि राघव के हाथों में छाले पड़ चुके थे। भैया, आपके हाथ से खून निकल रहा है। राघव मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, थोड़ी सी खरोच है, तुम चिंता मत करो। पायल की आंखें भर आईं, लेकिन कविता ने दोनों की बात सुन ली। पायल, अंदर जाओ, अगर इसकी तरफदारी करोगी तो तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। पायल डरकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद राघव स्कूल जाने लगा। उसने अपना पुराना बैग उठाया ही था कि कविता ने उसे रोक लिया। रुको, पहले पीछे वाले खेत से सूखी लकड़ियां लेकर आओ। राघव ने घड़ी की ओर देखा। स्कूल शुरू होने में केवल आधा घंटा बचा था। अगर मैं अभी गया
तो स्कूल लेट हो जाएगा। कविता ने बिना कुछ सुने उसके हाथ में रस्सी थमा दी। मुझे तुम्हारे स्कूल से कोई मतलब नहीं, पहले घर का काम होगा। राघव फिर चुप हो गया। उसने सिर झुकाया और खेत की ओर चल पड़ा। जब वो स्कूल पहुंचा तब तक प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी। कक्षा के बाहर खड़े अध्यापक शर्मा सर ने उसे देखा। बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे छिपाना मत। राघव की आंखों में आंसू आ गए। कई दिनों बाद किसी ने उसके बारे में सोचा था। शाम को जब राघव घर पहुंचा तो उसने देखा कि पापा महेश घर पर बैठे थे। महेश ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, स्कूल कैसा रहा? राघव कुछ बोल पाता उससे पहले कविता बीच में बोल पड़ी। आप इसे इतना सिर पर मत चढ़ाइए। आज फिर स्कूल से शिकायत आई है कि ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। महेश का चेहरा गंभीर हो गया। राघव, ये सब क्या सुन रहा हूँ? राघव हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया था। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन कविता की तेज नजरों ने उसे खामोश कर दिया। महेश ने गुस्से में कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी पढ़ाई बंद कर दूंगा। राघव ने बस इतना कहा। जी पापा। उसकी आवाज कांप रही थी। रात को सब लोग खाना खा रहे थे। राघव के सामने सिर्फ सूखी रोटी रखी गई। उधर पायल और महेश के सामने सब्जी, दाल और मिठाई थी। पायल से ये सब देखा नहीं गया। उसने अपनी कटोरी राघव की ओर बढ़ा दी। भैया, ये दाल आप खा लीजिए। राघव मुस्कुराया। नहीं, तुम खाओ। लेकिन कविता ने गुस्से में कटोरी वापस खींच ली। जिसने काम नहीं किया उसे इतना ही मिलेगा। राघव चुपचाप सूखी रोटी खाता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसने किसी को दिखाई नहीं दिए। उसी समय पायल ने मन ही मन एक फैसला किया। अब मैं भैया को अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। अगली सुबह गांव में हल्की बारिश हो रही थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। लेकिन राघव के जीवन में खुशियों की कोई बारिश नहीं थी। वो हमेशा की तरह सुबह से काम में लगा हुआ था। कविता रसोई में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बार बार वो दरवाजे की ओर देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ देर बाद उसकी पुरानी सहेली कमला घर पहुंची। दोनों अंदर वाले कमरे में चली गईं। उसी समय पायल पानी लेने के लिए उधर आई। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से दोनों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। पायल अनजाने में वहीं रुक गई। तो क्या सोच लिया? कब तक उस लड़के को अपने घर में रखोगी? कविता ने गहरी सांस ली। जब तक महेश को उस पर भरोसा है तब तक कुछ करना मुश्किल है। कमला ने पूछा। फिर क्या करोगी? कविता की आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। मैं ऐसा सबूत बनाऊंगी कि महेश खुद उसे घर से निकाल देगा। कमला हैरान रह गई। कैसा सबूत? कविता मुस्कुराई। घर के कुछ पैसे और मेरे सोने के कंगन मैं खुद छिपा दूंगी। फिर चोरी का इल्जाम राघव पर लगा दूंगी। कमला जोर से हंस पड़ी। वाह, फिर तो महेश कभी उस पर भरोसा नहीं करेगा। दोनों की हंसी सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी माँ इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। पायल भागती हुई आंगन में पहुंची। राघव लकड़ियां काट रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। पायल की आंखों में आंसू थे। पायल, भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। राघव ने मुस्कुराकर पूछा। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पायल इधर उधर देखने लगी। उसे डर था कि कहीं कविता सुन न ले। वो धीरे से बोली, माँ, आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रही हैं। राघव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। क्या मतलब? पायल रोते हुए सारी बात बता देती है। राघव तब कुछ देर तक बिना कुछ बोले खड़ा रहता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। कुछ देर बाद राघव धीरे से बोला, पायल, शायद मेरी ही किस्मत खराब है। पायल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। राघव मुस्कुराया। अगर तुमने ये बात पापा को बता दी
तो तुम्हारी माँ तुम्हें भी डांटेंगी। पायल ने दृढ़ आवाज में कहा। अगर सच बोलने की सजा मिलती है तो मुझे मंजूर है। राघव पहली बार पायल को देखकर भावुक हो गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम सच में मेरी छोटी बहन नहीं, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हो। दोनों भाई बहन गले लगकर रोने लगे। शाम होते ही कविता ने अपनी योजना पूरी कर दी। उसने अलमारी से पैसे और सोने के कंगन निकालकर अनाज के पुराने डिब्बे में छिपा दिए। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे मेरी मदद करो, मेरे कंगन चोरी हो गए, घर के पैसे भी नहीं मिल रहे। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। महेश भी खेत से भागते हुए घर पहुंचा। क्या हुआ? कविता रोने का नाटक करते हुए बोली। घर में सिर्फ एक ही आदमी था, राघव। महेश का चेहरा सख्त हो गया। उसी समय गांव के कुछ लोग भी फुसफुसाने लगे। एक पड़ोसी, आजकल के लड़के पता नहीं कब क्या कर दें। राघव सबके बीच खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुकाए रखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। तभी भीड़ के पीछे खड़ी पायल ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हिम्मत थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सबके सामने सच बोलूंगी। अगर मैं आज चुप रही तो मेरा भाई हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। पायल आगे बढ़ने ही वाली थी और उसी पल कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। आंगन में पूरा गांव इकट्ठा था। महेश के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कविता रोने का नाटक कर रही थी, जबकि राघव सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। गांव के लोग भी आपस में बातें कर रहे थे। एक पड़ोसी बोला, अगर चोरी उसी ने की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। महेश, अब फैसला तुम्हें करना होगा। महेश ने गुस्से में राघव की ओर देखा। राघव, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता, पैसे और कंगन कहाँ हैं? राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, पापा, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कोई भी सजा दे दीजिए। कविता तुरंत बीच में बोल पड़ी। देखा, चोरी भी की और अब झूठ भी बोल रहा है। महेश का धैर्य टूट गया। वो राघव की ओर बढ़ा ही था कि तभी रुक जाइए पापा। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें पायल की ओर मुड़ गईं। पायल कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो धीरे धीरे सबके सामने आकर खड़ी हो गई। भैया ने चोरी नहीं की है। कविता घबरा गई, पायल, चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन इस बार पायल नहीं रुकी। उसने साहस जुटाकर सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि उसने अपनी माँ और कमला की सारी बातचीत सुनी थी। कैसे पैसे और कंगन छिपाने की योजना बनाई गई थी, कैसे राघव को घर से निकालने की साजिश रची गई थी, कैसे हर दिन उसके साथ अन्याय किया जाता था। पूरा आंगन खामोश हो गया। महेश की आंखें फैल गईं। उसे अपनी बेटी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसी समय सरस्वती दादी आगे आईं। उन्होंने कहा, अगर पायल सच कह रही है तो चलो पूरे घर की तलाशी लेते हैं। सभी लोग घर के अंदर गए। कुछ ही देर बाद अनाज के पुराने डिब्बे से वही पैसे और सोने के कंगन मिल गए। सब लोग हैरान रह गए। महेश के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे कविता की ओर देखा। कविता की नजरें झुक चुकी थीं। अब उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो राघव के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो बेटा। लालच और डर ने मुझे अंधा बना दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। राघव कुछ पल चुप रहा। उसने कविता को उठाया। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप सच में बदलना चाहती हैं, तो मैं आपको माफ करता हूँ। ये सुनकर कविता जोर जोर से रोने लगी। महेश भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। वो राघव के सामने हाथ जोड़कर बोला, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बिना सच जाने तुझ पर शक किया। मैं अच्छा पिता नहीं बन सका। राघव तुरंत अपने पिता के गले लग गया। पापा, मुझे आपसे कभी शिकायत नहीं थी। मुझे सिर्फ आपका विश्वास चाहिए था। महेश फूट फूट कर रो पड़ा। पायल भी दौड़कर
दोनों से लिपट गई। कुछ ही क्षणों में पूरा परिवार एक दूसरे के गले लगकर रो रहा था। ये दृश्य देखकर गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। झूठ और साजिश कुछ समय के लिए सच को दबा सकते हैं, लेकिन सच्चाई एक दिन जरूर सामने आती है। प्रेम, क्षमा और विश्वास ही परिवार को जोड़ कर रखते हैं।